नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का महासंग्राम चल रहा है और इसमें जो हम लोग देखेंगे आज वो राष्ट्रीय मुद्दा और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों की तरह। जिनको करंट पढ़ना तो छोड़ दीजिए, करंट का नाम सुनने के बाद में उनकी दिमाग में करंट लगती है, उन सबके लिए यहां पे जो है एकदम यूजफुल होगा। और वो लोग जो आज तक करंट पढ़ते रहे लेकिन फिर भी एग्जाम में जाके करंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बस आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। इसका वन लाइनर तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, तो इससे की आसानी होगी अब आपको समझने में भी और सुनने में भी। चलिए, आज का जो पहला न्यूज है वो है चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जितने भी चीनी चाइना के ऐप्स थे उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके थ्रू लगा है इसको समझते हैं और इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। 29 जून 2020 को भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल ऐप हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये ऐप जो है भारत के बाहर स्थित सर्वे को अनधिकृत तौर पर उपभोक्ताओं के डेटा का संप्रभार करने के साथ चोरी भी कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A और आईटी एक्ट 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है प्रोसीजिंग एंड सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक यानी कि नियम 2009 और खतरों के आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदित हो कि इन ऐपों को प्रतिबंध करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और गृह मंत्रालय और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने किए गए थे। गौरतलब है कि इन प्रतिबंध किए गए ऐप में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, केम स्कैनर, लाइकी, वीचेट, शेयरेट जैसे ऐप शामिल थे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया तो आपको थोड़ा देर के लिए लग सकता कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट जो इसमें देखने लायक है वो है कि जो ये ऐप लगाया गया, जितने भी ऐप हैं चाइना के, इन ऐप को अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो कौन से एक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि 69A यानी कि आईटी एक्ट जो है 69, आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत जो है सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है 2009 और खतरे की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए इन ऐप पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामला जो भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ भी इशू हो, उसको छोड़ दीजिए। जिसके लिए इस एक्ट पे जो जितने भी ऐप हैं उन पे लगाया गया है वो है 69 यानी आईटी एक्ट 69A के तहत जो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है टिकटॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा चर्चा में है। तो अगर अभी तक आप नहीं जानते तो जान जाइए कि टिकटॉक है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बार बार, क्योंकि हमेशा बीपीएससी या किसी भी पीसीएस में प्रीलिम्स का एग्जाम जो देता है ना वो आपके इर्द गिर्द देगा। जो आपको रोज दिन आप देख रहे हैं, जिसको रोज दिन आप जानते हैं, वही क्वेश्चन आपको देगा और आपकी वाट लगा देगा। फॉर द एग्जांपल, बैटरी में कौन सा पानी यूज होता है पूछ देगा, आपकी हालत खराब कर देगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाँ, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो किसका बना हुआ है, क्वेश्चन पूछ देगा, कितने की विकेट गिरा देगा। मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाँ, उसमें सिम है, हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या पूछ देगा, हालत खराब कर देगा। सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या। तो देखिए, तो जो आम जीवन में जितनी भी चीज हमारे लिए यूजफुल है, जिसको हम रात दिन उससे कहीं कहीं कनेक्ट है, हमेशा वैसा ही क्वेश्चन उठाकर आपको देता है। जिसको आप नजरअंदाज करते हैं वही क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा कहने का, इतना क्षमा बांधने का सीधा सा यही मतलब होगा कि ये सब चीजों पे ध्यान रखिए। देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है,
जिसने आपको बता दिया कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं जो पीएचडी और पंडित बनके रास्ते पे गली में घूम रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है तो 10वीं 12वीं की कोई क्लास दे रहा है। ये मैं कोई उन पे ताने नहीं बांध रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और जो सिंपल तरीके से बातों को पकड़ा, आयोग के दिमाग को समझा और क्या बेसिक है जो हर बार पिछले 10 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा उसको समझ लिया और वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे जाके बैठा हुआ है। अलग बात है उस पोस्ट पे बैठने के बाद वो लंबी लंबी कथा कह रहा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसने यहीं से शुरुआत किया। वही चीज तो मैं भी आपको कहता हूं कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं कभी किसी को नहीं पढ़ाया हूं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं सिखाने पे, हमेशा। चाहे वो ऑफलाइन क्लास भी मैं देता हूं तो वहां भी मैं नहीं पढ़ाता हूं। आप जाके देखिए, हमेशा सिखाने के, क्योंकि आप हमसे जुड़े सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए तो आपके पास खुद ही ऊपर वाले ने दिमाग दिया, वो तो पढ़ ही लीजिएगा। सीखिए बातों को कि कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से दिमाग में रखा जाए, और तब देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो यूं ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। चलिए आते आगे। अब आते दूसरा न्यूज जो है हमारे सामने, जम्मू कश्मीर अधिवास नियम। ये क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 की धारा 3A के तहत जो है राज्य में अधिवासियों को जो है पुनर्भाषित किया है। अब कहने का मतलब यह है कि अधिवास नियम जो है लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो पहले जो है वो राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन जब होने लगा तो 2020 में जो है इसके अंदर जो है धारा 3A के तहत जो है राज्य के अधिवास है उसको फिर से जो है परिभाषित करने लगा है। चलिए आते इसके मुख्य बिंदु से और डिटेल से इसकी गहराई में पकड़ते हैं, क्योंकि यहां गहराई नहीं पता चलेगा और यहां बताएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी गहराई को पकड़ते हैं, आखिर ये न्यूज़ है क्या और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको पकड़ना के लिए आपको मुख्य बिंदु को देखते हैं। अधिसूचना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि से रह रहा, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 15 साल, आज से पीछे 15 साल से वहां जम्मू कश्मीर में रह रहा है या 7 वर्ष तक वहां अध्ययन किया है या फिर जम्मू कश्मीर में रह के 7 वर्ष तक अध्ययन किया है और जम्मू कश्मीर की स्थित शैक्षणिक संस्था में 10वीं और 12वीं की कक्षा में परीक्षा में शामिल हुआ है तो नवीन अधिवासी की परिभाषा में शामिल होगा। यानी कि अब वो जो है जम्मू कश्मीर का अधिवासी कहलाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाएगा। और कहलाने के लिए क्या चाहिए? तो 15 वर्ष से वहां रह रहा हो उसी को वहां की नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। इसके साथ साथ में या कहें 15 वर्ष या फिर 7 वर्ष तक वहां अध्ययन किया हो, रह के 7 साल तक वहां जो है अध्ययन किया गया हो या फिर जम्मू कश्मीर में स्थित शैक्षणिक संस्था से 10वीं और 12वीं की कक्षा में शामिल हुआ हो तो वो आज के जो नवीन होगा, जो नया जो नागरिकता कहलाएगा, नई जो है अधिवास की परिभाषा में ये लोग शामिल हो जाएंगे। अब क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो है, इस आदेश के माध्यम से केंद्र ने जम्मू कश्मीर नागरिक सेवाओं यानी अधिनियम जो है को निरस्त कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है? विदित हो कि संविधान के अनुच्छेद 35A, ध्यान रखिएगा 35A, यानी कि अब निरस्त कर दिया गया पूरी तरीके से 35A और 370, धारा 370 जो है दोनों को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर राज्य ना होके केंद्र शासित प्रदेश रह गया। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कितनी बार। क्लियर हो रहा है ना। अब यहां के बाद आगे चलिए, अब क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर विधानसभा है उसमें जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है तथा ऐसे निवासी ही वहां नौकरियां और अचल संपत्ति के लिए आवेदन पात्र थे जो 35A के द्वारा परिभाषित नियम के अंतर्गत है। कहने का मतलब पहले ये होता था, 35A ये बताता था कि वैसे ही लोग वहां पे जो निवास करेंगे जो वहां पे 35A के अनुसार आएंगे, यानी सरकार वहां पे जिनको देगी वही निवास करेंगे तथा जो चल संपत्ति है वो उसके आवेदन के पात्र वही होंगे जिनके पास 35A के द्वारा नियमों के अंतर्गत आते हैं। 35A में जो नियम है उस नियम के अंतर्गत अगर हम आते हैं तब हम वहां पे नौकरी कर सकते हैं, हम वहां के अचल संपत्ति के लिए आवेदन के पात्र थे। लेकिन अब 35A को समाप्त कर दिया गया है।
अब इसके जगह पे जो है नवीन अधिसूचना के लिए लाभार्थी कौन कौन से उसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, नवीन बदलाव, चलिए आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या फिर वैधानिक निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक प्रदान की है, जम्मू कश्मीर को जो है 10 वर्ष तक सेवा प्रदान की है यानी दिया है, उनके बच्चों को अधिवास की परिभाषा में शामिल करना है। यानी कि वैसे लोग जो चाहे वो वैधानिक निकाय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त अनुसंधान के संस्था के ऐसे अधिकारी जो 10 वर्षों तक सेवा दिया, तो उनके बच्चों को जो है जम्मू कश्मीर की जो है नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त जो है जम्मू कश्मीर के राहत और पुनर्वास आयुक्त यानी कि प्रवासियों के तहत प्रवासी के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को भी नवीन परिभाषा में शामिल अब करना है। इसमें जम्मू कश्मीर में जो निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके बच्चे रोजगार, व्यवसाय, अन्य कई पेशा या कहे तो आजीविका कारणों से जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो ये लोग भी जो है जम्मू कश्मीर के नागरिकता हासिल करने में शामिल होंगे। नेक्स्ट जो है उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधान तहसीलदार को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जो है प्राधिकृत करते हैं। और नेक्स्ट जो है विदित हो कि वर्तमान समय में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के 29 कानून को निरस्त कर दिया गया है, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, जबकि 109 से अधिक संशोधन किया जा चुका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। अब आते हैं कि एक देश एक बाजार, ये क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रसंग इसका क्या है इसको समझ। 4 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है। यह कृषि क्षेत्र के आमूलचूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में जो है एक दूरदर्शी कदम है। इस कदम के बाद अब देश के किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का रास्ता जो है प्रशस्त किया जाएगा। घबराइए नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे जैसे ही देखेंगे इसकी हर एक पॉइंट जैसे से नीचे उतरते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक देश एक बाजार, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के आवश्यक जो भी वस्तु है अधिनियम के ऐतिहासिक संशोधन की मंजूरी दी कि इसमें जो है संशोधन किया जाए, और ऐसा संशोधन जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो है आमूलचूल बदलाव लाना है, किसानों की आय को क्या करना है वृद्धि करना, और 2022 तक जो है किसानों की आय में क्या करना है वृद्धि करना, दुगना करना। ये कैसे होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा एक देश एक बाजार में। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है ये कहता क्या है इसको समझते हैं। आवश्यक वस्तु की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति आदि को जो है नियंत्रण करने हेतु प्रयुक्त अधिनियम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहते हैं। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जाना। आवश्यक वस्तु घोषित होने पर सरकार जो है उत्पादन का अधिकतम जो है खुदरा मूल्य तय कर सकती। कहने का मतलब जो भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु का मतलब क्या है कि जो भी उपभोक्ता है उसको जिस वस्तु की जरूरत है उसमें तो उसको उचित मूल्य पर जो है वहां उपलब्ध किया जाना चाहिए। और आवश्यक वस्तु जो है घोषित होने पर, जो भी आवश्यक वस्तु उसको घोषित अगर हो जाए तो सरकार उत्पादन की जो अधिकतम खुदरा मूल्य है उसको तय कर सकती है कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है ये सरकार आसानी से तय कर लेगी। अब है संशोधन का उद्देश्य क्या है, आखिर संशोधन क्यों किया जाए, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है, क्या उद्देश्य है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। भारत प्रमुख कृषि जो है, भारत का जो प्रमुख है वो कृषि उत्पादन देशों में से शामिल होता है। यहां कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा आज भी कहां है कृषि में ही जुड़ा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज हो जाए, प्रसंस्करण हो जाए या फिर निर्यात में निवेश के अभाव से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में जब भी शीघ्र
जब भी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि उपज का भारी पैदावार होती है तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और यदि पर्याप्त प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो बड़े पैमाने पर इसके नुकसान को भी रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये कि आज भी अगर देखा जाए तो भारत में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है कृषि पर ही आश्रित है, और यहाँ की आबादी जो लगभग अगर देखा जाए तो 70% आबादी 50 या 60 के आसपास आबादी जो है कृषि पे ही निर्भर है, यानी इसकी आजीविका जो है कृषि से ही चलता है। अब यहाँ के बाद अब किसान जो है चाहे कृषि पर निर्भर है, कोल्ड स्टोरेज हो, प्रसंस्करण हो, निर्यात हो, इस सब का जो निवेश का बहुत बड़ा अभाव है, और इसी अभाव की वजह से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ हो जाता है, मिल ही नहीं पाता उसे उचित मूल्य। और ऐसे में जब शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि उपज पर भारी पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब संशोधन से लाभ क्या है इसको समझते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन के द्वारा, जब आवश्यक वस्तु हो जाएगा उसके अधिनियम संशोधन के द्वारा क्या होगा, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा। ये सब चीजों को, चाहे अनाज हो, दाल हो, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इन सबको जो है आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण, आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो पाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी या कहें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण करने में जो है यहां से मदद मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार, इसको क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ, ये कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा तो वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। अब इसका मुद्दा क्या, हाल ही में कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार यानी कि संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को जो है पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। अब यह अध्यादेश का उद्देश्य क्या है इसको समझना बेहद जरूरी। क्या उद्देश्य है इसका, कई तरीके के नियामक प्रतिबंधों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पादन बेचने में काफी दिक्कत आती है। अधिसूचना कृषि उत्पादन विपणन समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर जो है किसान को अपने उत्पादन बेचने में कई तरीके के प्रतिबंध जो है शामिल थे। अब बहुत तरीके के प्रतिबंध शामिल हो जाने से क्या होता था, किसान अपनी वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं व्यापार कर सकता था, जिसकी वजह से बिचौलिया का दिन प्रतिदिन जो है हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। किसानों को अपने उत्पादन सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता थी, और उस टाइम ऐसा भी होता था कि किसान जो उत्पादन करते अपनी वस्तु वो सिर्फ उसी को बेचेंगे जो सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही इसमें बेचने की बाध्यता थी। सब नहीं कर सकते थे, जिनके पास लाइसेंस होगा उन्हीं के पास। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे उत्पादन की सुगमता व्यापार के रास्ते में भी कई तरीके की व्यवहारिक जो है प्रशासनिक बाधाएं शामिल होती थी। यहां टैक्स दो, वहां टैक्स दो, कैसे चलाया, दूसरे स्टेट से कैसे इस स्टेट में आया, एनपी दो, ये दो, वो दो, हर तरीके की उससे समस्या होती थी। और यह समस्या ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती थी, जहां प्रॉफिट का सौदा था वहां नुकसान हो जाता था, जिससे क्या होता था वस्तु एक राज्य में जहां जो उत्पादन होती थी वही बिक जाती थी, जिसकी वजह से औने पौने दाव में मिलता था और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता था। अब अध्यादेश का मूल उद्देश्य था एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एपीएमसी। अब यह था क्या कि बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराना है, जिससे इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक जो माहौल है वो अपने उत्पादन को अच्छी तरीके से कीमत मिल जाए। मतलब क्या, एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो जाए। इससे क्या होगा कि जब कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा तो अच्छी कीमतें मिलेगी। आज भी देखते होंगे कई ऐसे शहर हैं, जिस शहर में आप निवास करते हैं आपको पता चलता है कि अच्छा ये किराना का दुकान है तो सारा का सारा किराना का दुकान है, अच्छा ये कपड़े का दुकान है तो उस गली में पूरे के पूरे कपड़े की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो उस गली में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। आप कभी समझने की कोशिश किए ऐसा आखिर क्यों?
ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ही जगह में सब कुछ लोगों को मिल जाए, पहली बात, और दूसरी बात जो भी चीज मिले वो अच्छी मिले, जिससे मुनाफा ना नुकसान आपको और ना उसे घाटा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। अब एक निश्चित रूप से एक देश एक बाजार जो है बनाने का मार्ग जो है प्रशस्त करेगा और कठोर परिश्रम करने वाले किसानों के लिए उपज की जो मुंहमांगी कीमत है वो सुनिश्चित की जाएगी कि जैसा जिस तरीके से किसान कठोर मेहनत करते हैं उस हिसाब से जितनी उनकी मांग चाहिए, जितनी उनकी कीमत है वो मुंहमांगी कीमत इन्हें मिल सके। अध्यादेश में कृषि उत्पादन को सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए ई प्लेटफॉर्म बनाए जाने का जो है इसमें प्रस्ताव रखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि आसानी से इसे किया जा सके। अब आते हैं बंदोबस्ती और सुरक्षा यानी कि मूल्य आश्वासन और किसान यानी कि समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2000। हाल ही में क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौते और कृषि सेवा के अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दी है। यह है कैसे, लाभ क्या होगा, तो अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना जो है समानता के आधार पर प्रसंस्करणकर्ता यानी कि प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स यानी कि थोक विक्रेता और बड़े खुदरा कारोबारी निर्यातकों आदि के साथ जो है जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम प्रायोजक पर हस्तांतरित हो जाएगा और साथ ही किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। इससे विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में भी क्या होगा, सुधार होना शुरू हो जाएगा। और यह अध्यादेश किसानों की उपज के लिए वैश्विक बाजारों में आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी जो है आपूर्ति चेन तैयार करने के लिए निजी क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। बहुत बड़ा ये काम करेगा जिससे कि किसानों को ऊंचे मूल्य वाली कृषि के लिए जो है तकनीकी और परामर्श तक पहुंच जो है सुनिश्चित होगी और साथ ही उन्हें ऐसी फसलों के लिए तैयार बाजार भी मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे जिससे क्या बिचौलियों की भूमिका जो है खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। किसान के पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी और साथ में समाधान के स्पष्ट समय सीमा के साथ जो है प्रभावी विवाद समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा ये कि किसान जो है जिस तरीके से बिचौलियों का जो भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, इस बिचौलियों को समाप्त किया जा सके और फसल का बेहतर मूल्य मिल सके, साथ साथ में किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा सके और साथ में समय सीमा के साथ प्रभावी विवादों का समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत अब जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे वो आत्मनिर्भर, जो कि नेक्स्ट जो सीरीज लाएंगे नेक्स्ट वीडियो उसमें देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता तो आप ही लोग कहते हो कि बोरिंग होता, सर 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मत बनाइए। तो आज का यहीं तक वीडियो रखते हैं ताकि पता भी चले कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, बल्कि समझना इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, और समझने के लिए पीडीएफ की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बातें बोल रहे हैं उसको दिमाग में ले जाइए, खुद ब खुद दिमाग आपका कैच कर लेगा, क्योंकि मैं बड़ी आसान भाषा से आपके सामने शब्दों को फेंकता हूं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर देगा और फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।